हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडिस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हेड चैप्टर जो है अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज जो है हम अब अध्ययन करेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे गुरुत्वाकर्षण, जो हमारा चैप्टर होगा फिजिक्स का। ये आपका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल, ठीक है। आज हम अध्ययन जो करेंगे वह अध्ययन करेंगे ग्रेविटेशनल के बारे में कि ग्रेविटेशन होता क्या है। देखिए, ग्रेविटेशन अब जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये गुरुत्वाकर्षण, चाहे वो किसी भी हम प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड अध्ययन करें। देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या था, तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह हमेशा पृथ्वी पर ही गिरती है, चाहे वो आज से हो, चाहे हम करंट टाइम की बात करें, चाहे आज से हजारों साल पहले की बात करें। तो वस्तुओं को लोग जो है फेंकते थे, लेकिन नीचे गिर जाया करता था, फेंकते थे नीचे गिर जाया करता था, लेकिन लोगों के बारे में ज्ञान नहीं था कि आखिर ये वस्तु गिर क्यों रही है। तो लोगों ने कह दिया कि प्राचीन समय में लोगों का यही ज्ञान था कि वस्तु का पृथ्वी पर गिरना प्राकृतिक गुण है। लोगों ने क्या कहा कि जो वस्तु गिर रही है वह कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि वह एक नेचुरल प्राकृतिक प्रॉपर्टीज है जिसके तहत जो है वस्तु क्या कर रही है, पृथ्वी पर गिर रही है। उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था। जैसे जहां पे कोई काम नहीं आता, जहां पे कुछ हमें समझ में नहीं आता, हम तुरंत कह देते हैं, हम उसको जोड़ देते हैं क्या, ईश्वरीय शक्ति से। लेकिन इसी के क्रमबद्ध को देखते हुए एक वैज्ञानिक आए, गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या देखा कि उन्होंने भी देखा कि वस्तु जो है जो फेंकी जा रही है वो नीचे ही गिर रही है। तो उन्होंने क्या किया, इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया। तो गैलीलियो ने वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया, क्रमबद्ध अध्ययन किया। जब उन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन किया तो उन्होंने पाया क्या, उन्होंने क्या देखा कि जब हम वस्तु को बार बार पृथ्वी पर फेंक रहे हैं, जब वस्तु को छोड़ रहे हैं तो वह ऊपर से, तो वस्तु क्या कर रही है, जमीन पे ही गिर रही है। उन्होंने देखा कि जब इस वस्तु को हम जमीन पे नीचे की ओर गिराए तो यह वस्तु जो है कहीं ना कहीं जमीन पे ही गिर रही है, चाहे हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं चाहे नीचे गिर रहे हैं। तो नीचे तो फेंकने वाले नीचे ही आना अनिवार्य हो गया, लेकिन ऊपर भी फेंक रहे हैं तो नीचे ही गिर रही है। आखिर इसका रीजन क्या है। तो गैलीलियो ने क्रमबद्ध अध्ययन किया, एक के बाद एक एक पिंड को फेंकते गए, तो वह पिंड आकर के पृथ्वी पर गिरा। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि यदि वायु की अनुपस्थिति में किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है तो समान दर से पृथ्वी पर पहुंचती है। और देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकला, उन्होंने कह दिया कि यदि मैं किसी वस्तु को, दो वस्तुओं को एक साथ लेकर के कहीं छत पर, कहीं टावर से या अन्य चीजों पर
से मैं एक साथ छोड़ू जहां पे वायु का बिल्कुल प्रवाह न हो, तो वे वस्तुएं जो होगी पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। तो कह रहे कि वायु की उपस्थिति में किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है तो समान दर से पृथ्वी पर पहुंचती है। यहां तक तो गैलीलियो ने दिखा दिया, गैलीलियो ने अपना रिसर्च कर दिया। तो गैलीलियो ने जब रिसर्च कर दिया, गैलीलियो ने पूरी घटनाएं जो थी वह बता दिया कि जब हम वस्तुओं को छोड़ते हैं तो पृथ्वी पर क्या होती है, समान रूप से ही पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो तब हो गई, सबसे इस दुनिया को चौंकाने में डाल दिए हमारे न्यूटन। ये महान जो न्यूटन थे, इसके बाद आया गैलीलियो को आते हैं न्यूटन। देखिए न्यूटन आ गए। अब इनका काम क्या था, अब हो सकता है कि ये भी लालची रहे होंगे। जाकर के सेब के पेड़ के नीचे बैठ गए, क्या जरूरत थी बैठने की, सबको परेशान, सभी बच्चों को परेशान कर दिया, अपना नियम पढ़ा पढ़ा कर। उन्होंने देखा कि पेड़ की टहनी से सेब गिर रहा है, लेकिन वह सेब नीचे की ओर गिर रहा है। अरे गिर रहा है तो आज के डेट में तो मान लीजिए गिरता तुरंत लौट कर रोक लेते, उसको रोक के खा जाते, काम खत्म हो जाता, ग्रेविटी काम नहीं करता वहां पे। लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि सेब पृथ्वी पर गिर रहा है, तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि पहले खाना नहीं है इन्हें, क्या आज भी तो दौड़ कर जाकर झपट्टा मारेगा पहले, और पहले हम खाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि पृथ्वी पर गिर रहा है, तो उनको एक अनुभव हुआ कि कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर क्या है, समान बल है जो वस्तु को क्या कर रही है, खींच रही है। कहीं ना कहीं उस वस्तु के बराबर इस पृथ्वी पर बल लग रहा है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है। इसी तरह जितने भी ग्रह या उपग्रह होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, एक दूसरे से घिरे होते हैं, आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो न्यूटन ने बताया, तो आप समझ गए न्यूटन ने क्या किया, तो उस सेब को, गिरते हुए सेब को देख करके उन्होंने लगाया कि कहीं ना कहीं क्या है, बल है। अब देखिए इनके अनुसार, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार क्या है कि न्यूटन ने बता दिया था बच्चों कि कोई वस्तु यदि है, कोई दो वस्तु है, मान लीजिए दो वस्तु है, तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है, अब दो वस्तु है, मान लीजिए कि इसका पिंड m1 हो गया और इसका पिंड क्या है, m2 है, तो इनके बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ये बीच की दूरी मान लीजिए 8 सेंटीमीटर पर हमने रख दिया, और m1 और m2 क्या है, दो पिंड है। तो जब इन दोनों पिंडों को रख देंगे तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, और जब आकर्षण बल लगेगा तो वह आकर्षण बल दोनों द्रव्यमान, दोनों पिंडों के क्या होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात देखिए न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने क्या किया कि जो पिंड काम कर रहा है, जो ये पिंड काम कर रहे हैं m1 m2, तो इनका गुणनफल होगा। तो इस नियम के अनुसार उन्होंने बता दिया कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह बल जो होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
बता दिया कि व्युत्क्रमणुपाती है। तो बच्चों तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके नियम के अनुसार ही कि जो किन्हीं दो पिंड है, हम मान लेते हैं कि दो पिंड हमारा क्या है, m1 m2 है। तो लगने वाला आकर्षण बल जो होगा, फोर्स जो होगा, वो फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू m2 होगा। और इनके बीच की दूरी, वही फोर्स जो है, जो इनके बीच की दूरी r है, वह r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम दूरी को, यदि दूरी के वर्ग को क्या करते जाए, बढ़ाते जाए, तो फोर्स क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। यदि इसको घटाते जाए तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो यहां से हम निकालेंगे तो F जो होगा वह प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा में r स्क्वायर। तो F इक्वल टू, यहां पे एक जो है हम नियतांक लगाते हैं कैपिटल G, तो G m1 m2 बटा में r स्क्वायर। अब यहां पर G क्या है बच्चों, तो जो G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो यदि हम यहां बात कर लेंगे कि जो लगने वाला बल है या कितना, इसका मान कितना होगा, तो यदि आप मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा G बराबर, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा समझ जाएगा, G बराबर हो जाएगा F r स्क्वायर बटा में m1 m2। अब G का मान कितना होता है, तो G बराबर होता है 6.67 गुणे 10 के घात -11। अब देखिए यहां पर होगा क्या इसका, तो न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, आप समझ जाएंगे। अब त्रिज्या तो कुछ क्या होगी, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहां पे देखिए द्रव्यमान दो बार है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलो, तो ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। अर्थात हमने देखा कि जो G का मान होता है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और ये था हमारा फार्मूला जो आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। अब देखिए बच्चों यहां पे समझते हैं कि समान आकार व द्रव्यमान वाली वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम होता है। गुरुत्वाकर्षण कम होता है। अब होता क्या है कि यदि समान द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो उनके बीच ग्रेविटी जो होगी कम होगी, ग्रेविटेशन जो होगा कम होगा। कैसे होगा, देखिए यही कारण होता है कि जब हम आसपास दो व्यक्ति बैठे होते हैं तो हमें जो होती है द्रव्यमान समान है तो हमें गुरुत्वाकर्षण का एहसास नहीं होता है। बट क्या होता है कि दोनों वस्तुओं में से किसी एक का द्रव्यमान ज्यादा होगा तब हमें क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का अनुभव होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि वस्तु समान आकार या द्रव्यमान वाली वस्तु होगी तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण कम, बल कम होगा, और यदि उनमें अंतर होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। तो ये जो था आपका गुरुत्वाकर्षण था। आप समझ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। अब देखो बच्चों गुरुत्व बल क्या होता है, गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स क्या है। ये गुरुत्व बल होता क्या है कि जब किसी वस्तु को आप कह सकते हैं कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या खींचती है
जिस बल से वस्तु जो है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसी बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती या खींचती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब देखिए इसी के कारण क्या होता है, गुरुत्व बल का प्रभाव देखिए, यदि प्रभाव की बात कर लेंगे तो पेड़ से टूटकर फल का जमीन पर गिरना, आप देखते हैं कि जो भी पेड़ से फल गिरता है वो जमीन पे ही गिरता है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे गुरुत्व बल काम कर रहा है। अब देखते हैं गुरुत्व जनित त्वरण क्या होता है, या गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व जनित त्वरण। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा क्या कि गुरुत्वीय त्वरण। अब जानते हैं क्या है, देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं, तो ऊपर से छोड़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है कि वो वस्तु नीचे की ओर आएगी, लेकिन नीचे आने के बाद जैसे जैसे वो नीचे आती है तो प्रति सेकंड उसके वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। वह परिवर्तन किसके कारण होता है? गुरुत्व के कारण होता है। तो जब गुरुत्व के कारण जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी के कारण उस पिंड में क्या होता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और इसी त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को पृथ्वी पर गिराया या छोड़ा जाता है, तो उसके वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन होता है। प्रति सेकंड क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो प्रति सेकंड जब परिवर्तन होता है तो इसी परिवर्तन के कारण वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है स्मॉल जी से, स्मॉल जी से। और स्मॉल जी का मान जो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जी का मान जो होता है 9.81 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में। जबकि सीजीएस में जाएंगे तो जी का मान जो होता है और 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये था गुरुत्वीय जनित त्वरण, और इसके मात्रक, इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई में क्या होता है, एमकेएस में क्या होता है, और ये जो होता है सीजीएस में होता है। तो आप समझ गए गुरुत्व बल, गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय जनित त्वरण क्या होती है। अब देखते हैं इसमें स्मॉल जी की निर्भरता, स्मॉल जी की निर्भरता, स्मॉल जी जो है किस पर निर्भर करता है और किन चीजों पर निर्भर नहीं करता है, कब ये निर्भर करेगा? तो आइए देखते हैं। हम कह सकते हैं यहां पे कि यह वस्तु के रंग, रूप, आकार, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।
अब क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये बताइए कि जो जी है वह किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आप ऑप्शन देगा रंग, आकार, द्रव्यमान या तीनों, तो आप बता देंगे तीनों। लेकिन निर्भर किस पे करती है, तो जी की निर्भरता जो होती है वह स्थान विशेष पर करती है, स्थान विशेष पर। अब स्थान विशेष का मतलब हुआ कि वह स्थान वह कौन सा है, क्या वह पृथ्वी का ध्रुव है, क्या वह पृथ्वी का केंद्र है, या पृथ्वी की तली है, या मध्य रेखा पर है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, न कि वस्तु के रंग, आकार, रूप, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो ये जो थी हमारा गुरुत्व पढ़ लिया हमने, गुरुत्वीय जनित त्वरण पढ़ लिया। मैं आशा करता हूं कि ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। अब देखते हैं बच्चों पृथ्वी के गुरुत्व अंतर्गत गति। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो वस्तु होती है, जब किसी वस्तु को हम ऊपर से छोड़ते हैं पृथ्वी पर, तो वो नीचे क्या होती है, आती रहती है और उसके वेग में लगातार वृद्धि होता जाता है। तो जैसे जैसे नीचे की ओर आती है, वेग में वृद्धि होता है, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, बढ़ रहा होता है। तो उसके अंतर्गत क्या होती है, गति होती है। तो आइए देखते हैं कि गुरुत्व गति होती क्या है। गुरुत्व गति, तो हम कह सकते हैं कि गुरुत्व गति जो होती है वह पृथ्वी के अंतर्गत, पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गिरने वाली वस्तु जिस गति से गिरती है उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व गति कहते हैं। मतलब गुरुत्व के अधीन पृथ्वी, गुरुत्व के अधीन वस्तु जिस गति से पृथ्वी पर गिरती है उसे गुरुत्व गति कहते हैं, उसे गुरुत्व गति कहते हैं। मतलब देखिए गुरुत्व गति क्या है, गुरुत्व के अधीन जब वो गिरेगी, गुरुत्व के अधीन, तो जिस वेग से गिरेगी उसी वेग को हम, सॉरी जिस गति से गिर रही है उसी को गुरुत्व गति कहते हैं। और आप जानते हैं कि गुरुत्व गति हो गई इसमें। अब क्या होता है कि जब वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है, तो जब वस्तु को ऊपर से गिराया जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रारंभ में उसका वेग और धीरे धीरे वेग बढ़ता जाएगा। तो इससे हमें समीकरण क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में हम समझेंगे कि जब उसको गिराया जाएगा तो गुरुत्व गति तो होगा ही होगा, लेकिन अब इसके लिए समीकरण क्या होंगे, तो हम देखते हैं कि नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु के लिए गति का समीकरण। अब देखिए मान लेते हैं किसी वस्तु का, यहां पर देखते हैं किसी वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, समय क्या है, t है। यदि ऊंचाई h दे दिया हो, तब हमारा फार्मूला क्या होता है। तो जब कोई वस्तु जो है, मान के चलिए बच्चों कि वस्तु को हम यहां से छोड़ करके नीचे की ओर आ रही है, तो उस कंडीशन में जैसे जैसे नीचे आएगी तो कौन सा वेग बढ़ेगा, तो प्रारंभिक वेग छोड़े थे तो नीचे आते आते जो अंतिम वेग होगा वो क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। जब तेजी से बढ़ेगा तो गति के समीकरण जो होंगे, पहला एक होता है v बराबर u, और गिर किसके अधीन रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिर रहा है, और जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है। इसका मतलब क्या होगा कि g और t हो गया। दूसरा एक समीकरण आता है, यह होता है h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तीसरा समीकरण जो होता है वह होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीन जो है समीकरण आपको दिए गए हैं गति से, जब वस्तु क्या हो रही हो, नीचे की ओर गिर रही हो, ठीक है। अब क्या होगा, यदि इस वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए,
मतलब इस वस्तु को किसी प्रकार की प्रारंभ में इस वस्तु को किसी प्रकार का वेग न दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, यदि हम मान लेते हैं कि यदि v इक्वल टू सॉरी e इक्वल टू क्या हो जाए 0, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए, स्वतंत्रता। तो जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी तो उसके अधीन में क्या होगा, तो हमारा होगा v बराबर gt हो जाएगा। एक दूसरा समीकरण होगा h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर होगा, और थर्ड वाले में जो आएगा वह होगा v स्क्वायर बराबर 2gh, या v बराबर अंडर रूट 2gh होता है। तो ये समीकरण जब होगी कब, जब वस्तु को कह देंगे स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। तो जब स्वतंत्रता पूर्वक उसको छोड़ देंगे, जा तू गिर जा, तो उस कंडीशन में u बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसी को समझते हैं कि यदि वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकी जाए, अब बताइए बच्चों कि यदि वस्तु को हम किसी भी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो प्रारंभ में तो हम उसे ज्यादा से ज्यादा वेग देते हैं। तो जब ज्यादा से ज्यादा उसको प्रारंभिक वेग देंगे कि वो क्या हो बहुत ऊंचाई तक जाए, तो जब बहुत ऊंचाई तक तो जाएगी, लेकिन उसका कंडीशन क्या होगा कि हमारा u जो होगा सॉरी v जो होगा अंतिम वेग जो होगा वो घटता जाएगा। अर्थात जब घटता जाएगा इसका मतलब ये जो होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान भी घटता जाएगा। तो उस कंडीशन में यदि वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाए तब गति का समीकरण क्या होता है, तो ये होता है v बराबर u माइनस जी टी, दूसरा होता है h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड वाला होता है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो है इसी पे पूरा जो है आपका आधारित क्वेश्चन है, सवाल है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर जब जाएगा, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो घटता जाएगा। जैसे आप क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि क्या जैसे छोटा बच्चा है, अब उस बच्चे को खिला रहे हैं और अचानक ऊपर की उछाल दी, उछालेंगे तो क्या बच्चा वो बहुत ऊपर चला जाएगा? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन बच्चे को यदि छत से आप वेग भी नहीं दे रहे हैं लेकिन छोड़ देंगे, वो आके धड़ाम पृथ्वी पे ही गिरना उसको है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप वस्तु को उछाल देंगे तो वो ऊपर जाके चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जितनी वेग दिए रहते हैं वो जाते जाते ऊपर क्या होता है, उसका वेग कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका, हमने देख लिया यहाँ पे समीकरण, गति के समीकरण जो है तीन टाइप में है। जब स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी वहां पे u सब में 0 हो जाएगा, यदि वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो ये माइनस में आएगा, और यदि वस्तु को गिरा रहे हैं हम तो क्या होगा u प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये गति के समीकरण थे जो तीनों हम लोगों ने देख लिए। सॉरी, कि वस्तु को गुरुत्व के अधीन फेंकना है और कब कहां कैसे फेंक रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध, स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध। अब समझिए स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या है। अब हम जानते हैं कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी का क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है। मान लिया कैपिटल M है और इस पृथ्वी की रेडियस क्या होगी r मान लेते हैं, और यहां पे मान लेते हैं कि एक कोई m द्रव्यमान की पिंड जो है इस पर स्थित है, पृथ्वी तल से क्या है ऊपर स्थित है। तो पृथ्वी तल से ऊपर जब स्थित है तो कहीं ना कहीं ये पृथ्वी क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, और खींचने के बाद क्या करेगी, उस पर बल लगाएगी। ठीक है, तो जब बल लगाएगी तो बल कैसे लगाएगी, क्योंकि इसकी तुलना में, इस त्रिज्या की तुलना में इस पिंड के द्रव्यमान की त्रिज्या वस्तु की त्रिज्या क्या होगी, नगण्य मानी जाएगी। तो मान लेते हैं कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल r है। कैपिटल M को पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। और जब स्मॉल r है और हम मान लेते हैं कि पृथ्वी तल के ऊपर
द्रव्यमान स्मॉल m है। तो जब स्मॉल m है तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिया था कि स्मॉल m तो है, तो कोई वस्तु जो पृथ्वी तल से ऊपर जाती है तो ब्रह्मांड में स्थित किन दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो द्रव्यमान गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से यहां पर देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार ये देखा जाए तो ये F जो होगा वो G स्मॉल m कैपिटल M बटे r स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जब F द्रव्यमान की वस्तु होगी तो उसमें गुरुत्व बल काम करेगा, और हम जानते हैं कि F बराबर क्या होगा जब गुरुत्व बल काम करेगा m द्रव्यमान की वस्तु होगी, और पृथ्वी पर जब गुरुत्व बल काम करेगा G काम करेगा तो F इंटू G की क्या होगी बराबर होगी। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि F बराबर mg इक्वल टू जी एम बटा में आर स्क्वायर। तो m से m क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अर्थात जो हमारा सूत्र निकल करके आएगा बच्चों, वह सूत्र जो आएगा निकल करके वह होगा g बराबर कैपिटल G m बटा आर स्क्वायर। यही जो होता है कैपिटल G और स्मॉल g में क्या होता है बच्चों संबंध होता है। आप देख रहे हैं कि कैपिटल स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m बटा में आर स्क्वायर, जहां m पृथ्वी का द्रव्यमान है और r जो है पृथ्वी की क्या है रेडियस। तो यहां से जो है आप समझ सकते हैं कि कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध क्या होता है, जो कई बार पूछा गया है। यहां से न्यूमेरिकल पूछा गया है, यहां से कई बार न्यूमेरिकल जो होता है आपको लगाने के लिए आ जाता है, जो आप जो है आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। अब जानते हैं कि अब ये जानते हैं कि स्मॉल जी जो होती है, ये जी स्मॉल जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अभी बताया था वस्तु के द्रव्यमान पर क्या करती है निर्भर नहीं करती है। तो जी का मान जो है कहीं ना कहीं पिंड के लिए क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर तो कर नहीं रही क्योंकि विशेष स्थान पर निर्भरता कर रही है। तो ये आपने उसमें रिलेशन देख लिया कैसे क्या होता है। अब बच्चों पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर जी का मान भिन्न भिन्न होता है। अब कैसे होता है देखिए, करें कि पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर जी का मान भिन्न भिन्न होता है। हम जानते हैं कि चीज पृथ्वी हमारी बात कर लेंगे, चलिए ऐसे देख लेते हैं। तो ये पृथ्वी है, अब यदि पृथ्वी की बात कर लेंगे ये, तो ये हमारा क्या होगा ध्रुव होगा, और ये जो है भूमध्य रेखा है। तो हम जानते हैं कि जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटा में आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों कि जो कैपिटल जी है ये क्या है, ये सेंटर है पृथ्वी का। यदि सेंटर है तो यहां से यहां तक की दूरी यदि मान लेते हैं कैपिटल आर है, तो हम देख रहे हैं कि जब पृथ्वी क्या है ध्रुवों पे चपटी है, तो जब पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी है तो कहीं ना कहीं इसकी रेडियस क्या होगी कम होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम है। अब जब पृथ्वी की त्रिज्या कम है तो पहले ही बता चुका है कि जो पृथ्वी बीच की दूरी जो होती है वह द्रव्यमान के बीच की दूरी जो होती है वह लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब व्युत्क्रमानुपाती होगी तो दूरी क्या हो रही है घट रही है। तो जब यहाँ पे ध्रुवों पे यदि घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा, यदि त्रिज्या बढ़ेगी, यहां पे हम देख सकते हैं कि त्रिज्या बढ़ने पर जी का मान घटेगा। तो त्रिज्या कहां बढ़ रही है ध्रुवों
भूमध्य रेखा पर, हमने देखा कि भूमध्य रेखा पर, तो हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर जी का मान कम। दूसरी बात कह सकते हैं जी का मान कम, यहां पे आ गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह सकते हैं यहां पे कि ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक। तो ये पूछ देगा, ये बताइए जी का मान सबसे अधिक कहां होता है, तो आप बता सकते हैं कि जी का मान जो होता है सबसे अधिक जो होता है वह ध्रुवों पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पे क्या होती है? कम होती है। तो फिर पूछ देगा, ये बताइए कि चौथा पॉइंट पूछा देगा आपसे, ये बताइए कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना होता है? केंद्र पर, तो केंद्र पर आप देख सकते हैं बच्चों के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, तो केंद्र पर तो बिल्कुल क्या है? शून्य है। केंद्र पर रेडियस क्या है? 0 है, तो इसलिए केंद्र पर जी का मान 0 होता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो रहा इसमें क्या रहा, ये चारों टॉपिक जो हैं आप देख सकते हैं कि ये चारों टॉपिक जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यही से क्वेश्चन बनता है इसमें कि जी पर ध्रुवों का मान, ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा, केंद्र पर जी का मान क्या होगा, या मध्य रेखा पर जी का मान क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कहां पर कितना और कौन सा होगा। अब देखते हैं बच्चों, द्रव्यमान तथा भार, द्रव्यमान तथा भार में अंतर डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो सबसे पहले बच्चों तो हम जान देते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। आप कह सकते हैं किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा। मतलब कह सकते हैं कि यदि आप आम लिए हैं तो उस आम के अंतर्गत कितनी पदार्थ, जो पदार्थ आम है उसमें कितनी मात्रा है, वही मात्रा जो होती है द्रव्यमान कहलाती है। लेकिन भार क्या होता है, देखिए वेट क्या होता है, तो भार जो होती है किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है, आकर्षण बल है। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा क्या है? लगाया गया आकर्षण बल है। तो इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो भार और द्रव्यमान में संबंध क्या होता है, तो भार और द्रव्यमान में संबंध, देखिए भार जो होती है और द्रव्यमान, यदि हम मान लेते हैं कि वेट लेते हैं, तो वेट जो होता है, जो भार होता है वो द्रव्यमान तो होगा, वस्तु के अंदर क्या होगी? द्रव्यमान होगी, और उस वस्तु के द्रव्यमान को क्या करेगी? पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी, तो क्या होगा? गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होगा। तो भार बराबर क्या होता है? W बराबर m इंटू जी होता है। अब यदि वस्तु का द्रव्यमान क्या हो? 1 kg कर दिया जाए, हम मान लेते हैं कि m बराबर क्या हो जाए? 1 kg हो जाए, तो यहाँ पे जो W होगा वह किसके बराबर होगा? G के बराबर होगा। अब जब G के बराबर होगा तो W बराबर कितना होगा? 9.8 होगा। अब 9 पॉइंट क्या हो जाएगा? 8 होगा, और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भार होगा वह भार आपने देख लिया कि भार जो होती है वह पृथ्वी पर, ठीक है, किस हिसाब से काम करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि भार जो होती है वह भार का मात्रा की बात कर लेंगे, क्योंकि ये भार जो है, अब भार एक प्रकार क्या होगा? बल होगा, और बल होगा तो वहां पे काम करेगा हमारा, हम जानते हैं कि यहाँ पे जी बराबर, पहले इसको लिख लेते हैं, जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम W बराबर करेंगे तो W बराबर जो होगा 9.8 न्यूटन, न्यूटन ही काम करेगा।
तो ये तो पहले हम द्रव्यमान तथा भार देख लिए। अब देखिए द्रव्यमान और भार में हम अंतर देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक तरफ हम कर देते हैं द्रव्यमान, एक तरफ कर देते हैं भार। तो सबसे पहले बात क्या होती है कि जो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु के पदार्थ का मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा है। ये क्या है? पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल है। पृथ्वी द्वारा क्या है? आकर्षण बल है। हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान होता है यह एक क्या होती है? यह एक आपकी अदिश राशि होती है। यह अदिश और ये क्या होती है? भार सदिश राशि होती है। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान होती है ये निश्चित होती है, ये बदलती नहीं है। हम कह सकते हैं कि क्या होती है? ये बदलती नहीं है। लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तन पर बदल जाती है। मतलब क्या होगा कि जैसे स्थान परिवर्तन होगा तो ये बदल जाएगी। ये शून्य भी हो सकती है या शून्य भी हो सकती है, शून्य नहीं होती, शून्य नहीं होती। ये चौथा टॉपिक। अब देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है, किसी वस्तु का भार, द्रव्यमान नहीं, किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 6वां भाग, 6वां मतलब 1/6 होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये बताइए किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पे 60 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो आप 60 गुणे 1/6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अर्थात उसका जो भार होगा वहां पे 10 न्यूटन होता है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया आपका कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना हिस्सा होता है या कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 1/6 होता है, या इस पर क्वेश्चन दे देगा न्यूमेरिकल तो आप यहां से लगा सकते हैं। देखते बच्चों, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप जरूर इसका बताएंगे अवश्य ही। किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला होगा कि चाल बढ़ेगी, दूसरा होगा चाल घटेगी, तीसरा होगा आपका चाल पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या चौथा होगा कोई नहीं। तो ये जो था बच्चों, इसका कमेंट आप अवश्य करें। कमेंट आप अवश्य करें। और जो था ये वीडियो जो थे आपकी गुरुत्वाकर्षण की 1 शॉट में खत्म कर दी गई। जो है आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से आप इंजॉय करते रहे, पढ़े। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।